हेलो एवरीवन, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एमसीक्यूज़ और जो आर्टिकल हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से लेते हैं, तो उसी दिशा में ये हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल और क्वेश्चन एमसीक्यू जैसे प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन अस्थमा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि कैसे अस्थमा होता है। तो पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड है। देखो रिसेंटली अभी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं हमारे 5 देशों की यात्रा पे हैं। घाना को हम डिस्कस कर चुके लास्ट डे और हमने डिस्कस किया था इसकी लोकेशन क्या है। आज का आर्टिकल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कहाँ पर है? ये एक कैरिबियन कंट्री है और इंडिया से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा और बहुत सारे स्किल एम्प्लॉयमेंट हमारा वहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हमारे मोदी जी के द्वारा गिरिमितियास। देखो गिरिमितियास कौन होते हैं? स्टार्टिंग में जो गिरिमितियास उन्हें कहा जाता था जो इंडिया की कॉलोनीज में रहते थे और कैरिबियन कंट्रीज में जाकर काम करते थे। जो रिटर्न आ जाते थे तो वो इंडिजीनियस हो जाते थे इंडिया में। जो वहां रह गए उन्हीं को गिरिमितियास कहा जाने लगा। तो ये बात इन्होंने कही, कल्चरल लिंक की बात कही। इससे हम इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारा टॉपिक है सेकेंड पेपर का जीएस का, तो हम कल्चरल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस जरूर पढ़ना चाहिए। हर दो एक तीन 3 दिन में आपको सिलेबस रिवीजन करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम जो है रिसेंटली लॉन्च होगी। मतलब मोदी जी ने वादा किया है कि हम ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम जो है लॉन्च करेंगे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए। तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होता है? जो बहुत बहुत पुराने लोग हैं जो आज़ादी से पहले दूसरी कंट्री में चले गए और जिनके दादा यहाँ पैदा हुए थे इंडिया में और उनके बच्चे वहाँ चले गए, तो इस तरह की स्कीम के लिए एक वीज़ा फ्री रिजीम होता है। मतलब कि आप कभी भी आ सकते हैं इंडिया में, कभी भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है? एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप होती है इंडिया में। इंडिया में बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, इंडियंस को विदेश में बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोकेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है एक कैरिबियन कंट्री है। ये जो है जस्ट वेनेजुएला के ऊपर देखने को मिलती है। जैसे दोनों मैप में, पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में कैरिबियन कंट्री हैं जैसे हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, क्यूबा हो गया, प्यूर्टो रिको रिको हो गया। ठीक है? ऐसे ही आप वर्ल्ड मैप में ये देखिए, यहाँ पर ये कैरिबियन कंट्री हैं। फिर उसके बाद ये वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम ने दिखाया है कि किस तरह से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यहाँ पर स्थित है। अगला आर्टिकल हमारा रिलेटेड है तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टसल के बीच। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया, 9 ऐसे बिल और लॉज को जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किए थे उन्हें स्टे कर दिया। क्या था कि वाइस चांसलर जो है वो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मगर तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना क्या है कि जो वाइस चांसलर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसमें सेंटर का रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है? ये सब बातें तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे आप पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से 12 बिल को गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंस की कंसीडरेशन के लिए रोक लिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म उसे कहते हैं जब जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेटिव की विंग में जाकर काम करने लगती है। भाई जुडिशरी क्या है कि भाई तुमने ये लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई जो बिल है आप 3 महीने के अंदर आप लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस करोगे, जिससे सॉवरेनिटी सिक्योरिटी का उल्लंघन नहीं होता है और इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह की बातें जब करी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के द्वारा, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जेपी धनखड़ जी हो गए और बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। ठीक है? नाम लेने में इस तरह की कोई चीज़ भूल-चूक हो जाती है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, नाम गलत भी हो जाता है कभी-कभी। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में और ये तमिलनाडु का इश्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई इश्यू समझ में नहीं आएगा, तो स्टैटिक पोर्शन समझ में नहीं आएगा। स्टैटिक पोर्शन समझ में नहीं आएगा, तो आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला आर्टिकल रिलेटेड है हमारे प्रिएम्बल के ऊपर। देखो ये क्या कहा गया है, यहाँ पर एक आरएसएस के लीडर हैं दत्ता राय होसाबले। मैंने कहा नाम लेने में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये मराठी लैंग्वेज का वर्ड है। दत्ता राय होसाबले आरएसएस के लीडर हैं। उन्होंने कहा है नथिंग दैट सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म वर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रियम्बल।
उन्होंने कहा है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, मगर अपोजिशन यही कहती है और जो बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनका यही कहना है कि प्रियम्बल को आप मत देखो, पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन और जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है, वो सोशलिज्म के ऊपरी ही बना है। और हमारा जो क्या कहते हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो सेकुलर है। सेकुलर कैसे है? देखो, सेकुलर 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट क्या है, इंटरफेयर नहीं करती है रिलीजन में। भाई रिलीजन क्या है, एक प्राइवेट सब्जेक्ट है। आप प्राइवेट सब्जेक्ट है, आप नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए, आपको प्रे करना है घर में पढ़िए, मंदिर में जाना है तो मंदिर के अंदर करिए, रोड पे आप कुछ नहीं कर सकते। ये प्राइवेट सब्जेक्ट है। जैसे फ्रांस में अक्सर बुरखे पे इशू आता है, हिजाब पर इशू आता है। तो इसी तरह पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है, हमारा गांधी जी ने जो एक्सेप्ट किया, वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म किया। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है कि स्टेट टाइम टू टाइम रिलीजियन में इंटरफेरेंस करेगी, कहेगी कि भाई जो मैरिज है वो एक सेकुलर कैरेक्टर है, मैरिज को आप रिलीजियन में नहीं इंक्लूड कीजिए, ठीक है। जैसे अभी उत्तराखंड ने एक लॉ लाया कि मैरिज और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो रिलीजियन में नहीं आएंगे, जुडिशरी के द्वारा उनको देखा जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का सिंपल एग्जांपल क्या है कि आप भाई दीपावली में दीपों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाना। अब भाई किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो गवर्नमेंट मदद करती है, उसको भी सेकुलरिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें की गई हैं। देखो, ये प्रियम्बल है, ये आपको रटा होना ही चाहिए। इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछेगा प्रियम्बल सुना दो, उसका मन है भाई पूछ सकता है। तो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है। ये निशान लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों लगा रहा हूँ। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये देखो निशान लगाया, ये निशान लगाया, ये निशान लगाया। In our of the nation, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब बातें प्रियम्बल में बताई गई हैं कि किस तरह से। देखो, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जैसे ही अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो एक प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। देखो, प्रियम्बल कुछ नहीं होता, एक तरह से किसी भी चीज का सार होता है। सार का मतलब है कि आप अगर इसे पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है। तो देखो, यहाँ पर सॉवरेनिटी की बात की है कि लोगों पर ही डिपेंड करता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, ठीक है। हम सेकुलर कैरेक्टर के हैं, डेमोक्रेटिक हैं, यहाँ इलेक्शन होते हैं, कोई भी चीज डेमोक्रेटिकली सॉल्व की जाती है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया जाता है, जस्टिस होता है, लिबर्टी होती है। ये सब चीजें देख के पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। अगली बात क्या की गई है? देखो, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत डिबेट हुई है हमारी पार्लियामेंट्री सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी और हमारी जुडिशरी में। क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या ये पार्ट था या नहीं था? कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना? देखो, ये यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया है, इसको आप फोटो खींचकर जरूर रख लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब बेरूवरी यूनियन केस हुआ 1960 में। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लॉ से रिलेटेड तो इससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, केवल ये सार है, ये बताने के लिए ये सर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड किस तरह का था, कि वो क्या चाहते थे हमारा इंडिया किस तरह का हो। और प्रियम्बल से उन्होंने सारा इंटरप्रीट कर दिया और जो एम्बिग्यूटी थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये बात की गई। तो यहाँ पर ओवरऑल यही कहा गया बेरीवरी यूनियन केस में, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो, क्या ये सब क्यों कहे जाते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ती है? इसलिए पड़ती है, कभी कभी क्या होता है, जो लोअर लेवल की जुडिशरी होती है वो प्रियम्बल से कुछ वर्ड्स को इंटरप्रेट कर देती है। अब क्या होता है, जब लॉ को इंटरप्रेट कर दिया गया या कोई घटना हुई, उसे सेकुलरिज्म सोशलिस्ट कैरेक्टर से जोड़ दिया गया, तो क्या होता है कि फिर उससे कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है जुडिशरी में। फिर
जो अपर जुडिशरी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके द्वारा अलग वर्डिक्ट दे दी जाती है। अब क्या होता है 1973 में केशव नंदा भारती केस आता है। कुछ नहीं, एक शब्द में याद कर लो, केशव नंदा भारती में केस में कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन वो सॉरी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको इससे रिमूव नहीं किया जा सकता और इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, मगर उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए होगी या जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाया नहीं जा सकता। आगे एलआईसी केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें मगर ये चीज जानने की है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मगर इससे तुम ये नहीं है कि इससे तुम बेनिफिट उठाओ। देखो आगे देखने को आपको मिलेगा कि इसके द्वारा डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता प्रियम्बल को। जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आया, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कह रहा है, अब तुम यहाँ पर प्रियम्बल देखो, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वलिटी के अंदर भी आता है। तो वो कोई बंदा है या फिर जो कोई वकील है वो कह सकता है भाई इक्वलिटी के आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपको बोलने का हक देता है। जो आप दलित लोग बोल सकते हैं, जो अदर कास्ट के लोग बोल सकते हैं, जो अदर रिलीजियन के लोग बोल सकते हैं, वो आप भी बोल सकते हो। मगर क्या कहता है इक्वलिटी, अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे फंडामेंटल राइट का, वो कहता है इसमें भी एक्सेप्शन है, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है समाज की सिक्योरिटी के लिए, समाज में कन्फ्लिक्ट ना हो। तो एक प्रियम्बल से हर चीज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। केशव नंदा भारती केस देगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, जो मैंने आपको निशान लगाया था कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड किए गए, ये कौन सा अमेंडमेंट था। देखो 42nd अमेंडमेंट आफ्टर द इमरजेंसी या डूरिंग द इमरजेंसी लाया गया था और इसका मेन पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे अमेंडमेंट लाना। तो उसमें ही ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब सोशलिस्ट वर्ड कहाँ ऐड किया गया और सेकुलर वर्ड, ये ऐड किया गया सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक के बीच में। आप देख लो यहाँ, ये हो गई सॉवरेनिटी और ये हो गई डेमोक्रेटिक, तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, जैसा मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। और अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है कि यूनिटी ऑफ नेशन की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया गया। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अभी इस पे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है अस्थमा से। देखो ये यूके बेस्ड स्टडी है, इंडिया की इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हमें पता होना चाहिए अस्थमा क्या होता है, किस तरह से लंग्स के जो ब्रोंचाइल कहते हैं, देखो मेडिकल लैंग्वेज है, बोलने में कन्फ हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये नैरो हो जाती है और म्यूकस जमने लगता है। यहाँ से देखो, अब देखो क्या होता है अस्थमा के केस में, लंग्स में, ये नॉर्मल लंग है, ठीक है, विदाउट एनी अस्थमा, म्यूकस रिलैक्स है इसमें, नॉर्मल एयरवे, आसानी से हवा जा रही है, अंदर बाहर आ रही है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस है। अब ये अस्थमा वाला है लंग्स, अब क्या है इसमें एयरवे स्वेल, मतलब यहाँ स्वेलिंग हो रही है, म्यूकस बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी। बहुत अच्छा है, इसका एक क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करेंगे, आपको एकदम फीलिंग वेल होगा कि भाई क्या आर्टिकल है। तो ये क्या हुआ रिसेंट में, एक यूके बेस्ड रिसर्च है जिसका नाम ईआरजी ओपन रिसर्च है। इन्होंने एक रिसर्च की, इन्होंने कहा जो नाइट शिफ्ट कर रही हैं विमेन, उन्हें 5.3% लोगों को अस्थमा हो रहा है, जिसमें से 1.9% लोगों को मॉडरेट टू सीवियर है। ये याद नहीं करना है आपको, याद मत करना प्लीज। ये एक मतलब कंटेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए अस्थमा क्या चीज है। अब अस्थमा क्या है, देखो ये अस्थमा मैंने आपको बता दिया कि लंग्स डिजीज है और ये एयरवे जो है इसमें नैरो हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है उसमें और सांस लेने में दिक्कत होती है। इन्फ्लेमेशन क्या है, स्वेलिंग हो जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस हो जाता है, नैरो हो जाती है, रिवर्सिबल है, मतलब इसका इलाज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है इसका इलाज नहीं होगा। यही चीज कॉमन सिम्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक बार हर चीज आप जरूर देखना, ये नहीं रटने की कोशिश मत करो। कफिंग देखने को मिलेगा, वीजिंग देखने को, वीजिंग क्या है, नाक में से जो है साउंड आएगा सीटी जैसा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बार बार सांस लोगे आप ऐसे करके, चेस्ट टाइटनेस दिखेगा। कॉमन ट्रिगर क्या क्या कारण है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन करोगे, इसी पर आधारित होगा, एडवांस क्वेश्चन है, डिफिकल्टी होगी इसे सॉल्व करने में। डस्ट एंड स्मोक पॉलन, ये इसकी वजह से हो जाता है, कोल्ड एयर और फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेट एंड इमोशनल अपसेट से भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने आर्टिकल आज के देखे। एमसीक्यूज अब देख लेते हैं कि कौन सा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रीजन है, हमने उसको इंक्लूड किया है। पहला एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट क्या ऐड किया था,
सेक्युलर क्या ऐड किया था? डेमोक्रेटिक ऐड किया था? रिपब्लिक ऐड किया था? ये बिल्कुल गलत है, ये 2 तो काट ही दो, जैसे उन्होंने बताया था रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के बीच में। देखो इसलिए ये बार-बार ऐसे उल्टी-सीधी तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक के बीच में, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। ये 2 वर्ड हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? प्रिएम्बल सॉरी आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन। Preamble to the Indian Constitution embodies the ideals and philosophy underlying the Constitution। कह रहा है प्रियम्बल के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं उनके आइडियल्स इम्बॉडीड हैं और फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट्स लीगल एंड फिलोसफिकल स्टेटस। इसके लीगल और फिलोसफिकल स्टेटस के बारे में आप बताइए। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? Preamble is a part of constitution can be used to interpret in ambiguous provision। बताओ, क्या ऐसा इसमें बताया गया है? Ambiguous provision में हो सकता है इसका यूज़? आपको बताना है। देखो एम्बिग्यूअस प्रोविज़न मैंने आपको बताया नहीं कि जो एम्बिग्यूटी है, मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया। एम्बिग्यूटी मतलब कोई ऐसा पेचीदा केस आ गया जिसमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो उस केस में इसका यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली लॉ में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। मैंने आपको ये पहले ही डिस्कस कर दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। क्या कह रहा? Preamble is the part of constitution can be used for interpreting ambiguous provision। ambiguous provision क्या होते हैं? जैसे बहुत डिफिकल्ट चीज आ गई जो जुडिशरी से सॉल्व नहीं हो रही है, उसमें कैपिटलिस्ट प्रोविजन भी है और कम्युनिस्ट प्रोविजन भी है। तो उस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसका यूज कर सकती है। बहुत सारे केसेस हैं, हम डिस्कस कर देंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट कल मैं क्लियर कर दूंगा। आपको, मुझे पता है इससे कंफ्यूजन होता होगा। दूसरा क्या है? इट जस्टिसिएबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल गलत। ये जो प्रियम्बल है जस्टिसिएबल नहीं है और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आप फंडामेंटल राइट को यूज कर सकते हो, अदर आर्टिकल यूज कर सकते हो, लेकिन इसका यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। बिल्कुल सही, ये हमने अभी एक क्वेश्चन देखा। द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल implies एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड absence ऑफ एनी हेरिडिटरी रूलर। ठीक है, ये आपको बताना कैसा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब पब्लिक, यहाँ रिपब्लिक मतलब पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोग। तो प्रेम्बल में जो रिपब्लिक है वो क्या कहता है? जो हेड होंगे, इलेक्टेड हेड मतलब पीएम होंगे, बहुत सारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, तो हेड जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और अब्सेंस होगा हेरिडिटरी रूलर। हेरिडिटरी रूलर नहीं हो सकता। हेरिडिटरी रूलर क्या होते हैं? भाई मेरे पिताजी राजा थे तो मैं भी राजा बन गया, ये हेरिडिटी, ये नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही, मैंने कहा था बहुत एडवांस क्वेश्चन होगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आप देख लो सही कौन सा है। पहला सही है, तीसरा सही, चौथा सही। तो पहला सही है प्रियम्बल से, तीसरा सही है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तीसरा तो इजी था, चौथा थोड़ा टफ था जिसमें सोचने की जरूरत थी। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अस्थमा से रिलेटेड। अब अस्थमा से क्या है? अस्थमा से रिलेटेड आर्टिकल क्या कह रहा है आपको ये पता होना चाहिए। अस्थमा इज अ प्राइमरली एन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय एयरबॉर्न वायरस। बिल्कुल गलत। देखो यही चीज मैंने बताया था कि कॉज क्या है। तो ये देखो एयरबॉर्न वायरस से नहीं होता, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं। उसमें क्या है, बैक्टीरिया जो है आपके लंग्स को नुकसान पहुँचाता है, मतलब आपकी बॉडी को, लंग्स को तो अस्थमा होता नहीं है। मगर एयरबॉर्न डिज़ीज़ क्या होते हैं? वायरस-वायरस से नहीं होता है। ये क्या होता है? इंडोर पॉल्यूशन से होता है। जैसे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट है, घर में वोलेटाइल सब्सटेंसेस बहुत हैं, इन चीज़ों की। तो नेक्स्ट क्या है? पॉल्यूटेंट लाइक फॉर्मल्डिहाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ट्रिगर अस्थमा। ठीक है? फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये केमिकल पदार्थ है, मछलियों को प्रिज़र्व करने में भी किया जाता है ठंडे एरिया में, तो इसके इसके हो जाता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए? बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, पेड़ों पे पत्तियों पे डस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ये बिल्कुल ठीक है। अस्थमा कैन एग्रावेटेड पर्टिकुलर मैटर पीएम 2.5 प्रेजेंट इन अर्बन एरिया पोल्यूम। बिल्कुल सही। देखो पीएम 2.5 बहुत नैरोली डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये लंग्स में जाकर फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो म्यूकस बना देते हैं, उससे क्या होता है? उसका एरिया कम हो जाता है। जब उसका एरिया कम हो जाता है तो उससे क्या है? अस्थमा आपको देखने को मिलता है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। कह रहा है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो होती है पॉल्यूशन, स्ट्रेस और इसकी वजह से, एलर्जी वायरस की वजह से ये नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अस्थमा जो है
पुअरली वेंटिलेटेड हाउस में होता है, जहाँ पर हवा का आवागमन अच्छे से नहीं होता है, पीएम 2.5 से भी होता है। तो ये हमने आज डिस्कशन किया पूरा, पूरा आपको एक-एक अच्छी चीज़ अच्छे से समझा दी, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।